9 टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन पद स्वतः स्पष्ट है कि जिसका अर्थ केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का के यौगिक अवेलेबल होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। कैसे? ये भूपटल में जो एलपीजी, सीएनजी और एलएनजी वगैरह जो भूपटल में पाई जाती है, वो ईंधन का कार्य करती है, जो कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी होती है, सम्मिश्रण से बनी होती है। ये भूप्रकृति में प्रभाजी आश्वासन द्वारा पेट्रोल, डीजल और केरोसिन प्राप्त करते हैं। कोल गैस के भंजन आश्वासन के द्वारा अर्थात डिस्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन डिस्टिलेशन द्वारा कोल गैस प्राप्त की जाती है। और हाइड्रोकार्बन और किस में यूज होते हैं कि पॉलीथीन, पॉलीप्रोपेन, पॉलीस्टायरीन, बहुलकों के निर्माण में अणुभार हाइड्रोकार्बन के पेंट और विलायक में, रंजक में, इन सब में पाई जाती है। और इस टॉपिक में हम इनके आईयूपीएसी नेम, रिएक्शन मैकेनिज्म और कन्फर्मेशन, रोटेशन मोशन, ऑप्टिकल आइसोमर्स वगैरह इसी टॉपिक में हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ये ईंधन जो ये बनते कैसे हैं? प्रारंभिक वर्षों में जीवाश्म, जो कि जैसे कि इंसान है, डायनासोर है और पेड़ पौधे हैं, जिनमें सेल मैकेनिज्म पाए जाते हैं, उनका प्रकृति में मिट्टी के नीचे दबना और कंप्रेस, जब हाईली प्रेशर और हाईली टेम्परेचर की वजह से उनका डिग्रेडेशन होने पर वो जीवाश्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। अर्थात उनके प्रभाजी आसवन और आयन जो मिट्टी के कण होते हैं, उनमें फिल्ट्रेशन के दौरान प्राकृतिक गैस ऊपरी अवस्था में होती है। उसके बाद ईंधन और प्लास्टिक वगैरह इस कच्चे तेल में मिश्रित होती है, जो कि प्रभाजी आसवन द्वारा इनको अलग कर दिया जाता है। और पॉलीथीन, पॉलिएस्टर वगैरह बहुलकों को अलग कर लिया जाता है। इनका वर्गीकरण ये दो तरीके के पाए जाते हैं, एरोमेटिक और एलिफेटिक। एलिफेटिक में संतृप्त, असंतृप्त दो प्रकार के पाए जाते हैं। एलिफेटिक में एक तो सिंगल बॉन्डेड एल्केन कंपाउंड पाए जाते हैं और साइक्लो कंपाउंड पाए जाते हैं, जो कि सिंगल बॉन्डेड होते हैं। और असंतृप्त में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एल्केन कहते हैं तथा पढ़ चुके हैं हमने। असंतृप्त विलयन में कार्बन बहुआबंध, जैसे द्विबंध, त्रिबंध, एल्कीन, एल्काइन जो होते हैं वो असंतृप्त में पाए जाते हैं, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन जो विशेष प्रकार से ये रेजोनेंस की वजह से एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा स्थिर अवेलेबल होते हैं। ये तो हुआ इनका वर्गीकरण। एल्केन क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनके कार्बन की वैलेंस को सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन द्वारा पूरित की जाती है, उन्हें एल्केन कहा जाएगा। एल्केन सिंपल फॉर्म में होता है CnH2n, जो जिसका फॉर्मूला CnH2n+2 फॉर्मेशन में होता है। इनमें किसी भी तरह की कोई डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंपाउंड फॉर्म नहीं होते हैं। इन्हें एल्केन कहा गया है, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन। कार्बन में 4 हाइड्रोजन बाउंडेशन होते हैं, जो कि प्रत्येक की दूरी और कोण समान अवस्था में होंगे। क्यों? क्योंकि प्रतिकर्षण की वजह से ये एक दूसरे से समान अवस्था में, और समान कंपाउंड है तो समान ही प्रतिकर्षण शो करेंगे। ये चतुष्फलकीय आपस में जुड़े रहते हैं, जिनके बंध की लंबाई 154 pm और 112 pm होती है। और कार्बन तथा कार्बन सिग्मा बंध जुड़े रहते हैं। sp3 संकरण होता है और हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्ष के अतिव्यापन होते हैं, अर्थात इसका भी 1s, इसका भी 1s। कार्बन में p उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के s उपकोष, और इसका एक s उपकोष अतिव्यापन होगा और बाकी 3 p उपकोष अतिव्यापन होगा हाइड्रोजन के s उपकोष से, और इसका फॉर्मूला CnH2n+2 होगा। इनके नामकरण कैसे होता है? इसे सबसे लंबी कार्बन चेन जो आईयूपीएसी नामकरण हम बता रहे हैं, सबसे लंबी कार्बन चेन चुनो। उसमें से अगर जैसे यहाँ श्रृंखला जुड़ी हुई है, उनका नामकरण करना। जैसे ये तो सिंपल सिंगल ब्यूटेन दिया हुआ है, इसको एन ब्यूटेन भी कहते हैं। इसका क्वथनांक 237 डिग्री केल्विन होता है। और 2 पर सबसे लंबी कार्बन चेन 2 पर मिथाइल कंपाउंड जुड़ा हुआ है, तो 2 मेथिल प्रोपेन, मेथ एथ प्रोप। इसे आइसोब्यूटेन भी कहते हैं।
और एन पेंटेन सबसे लंबी कार्बन चेन, इसको सिंपल पेंटेन कहेंगे। इसका क्वथनांक जो होता है 309 केल्विन होता है। ये ईथन के रूप में काम में लिया जाता है। ब्यूटेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, मिथाइल, इसे आइसोपेन 2 पर सबसे लंबी कार्बन चेन चुनो और काउंटिंग उस साइड से करो जिधर नज़दीक पड़ता है। श्रृंखला ग्रुप जिधर सबसे नज़दीक पड़ता है, अर्थात 2 मिथाइल ब्यूटेन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, और इसे आइसोपेंटेन भी कहते हैं। और 2 पर सबसे लंबी कार्बन चेन, 2 पर 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, मेथ एथ प्रोप, और इसे नियोपेंटेन के नाम से भी जाना जाता है। एल्केन की विघटन की विधियाँ, अर्थात केमिकली किस तरह रिएक्शन करवाई जाती है। और एल्केन के मुख्य स्रोत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस है, फिर भी एल्केन को इन विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। लैब में टेस्टिंग के हिसाब से और ज्ञान के लिए और अनेक विधियों में एल्केन एल्काइन किस तरह कार्य करते हैं और किस तरह मैनिपुलेट किया जा सकता है, अपने लैब में बनाया जा सकता है। पहला है असमतुलित हाइड्रोकार्बन से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस करके निकल, प्लेटिनम और प्लेडियम की जो प्लेट है इस पर हाइड्रोजन की बाइंडिंग होती है, अर्थात ये प्लेट जो है ये निकल, प्लेडियम और प्लेटिनम की होती है। जो इससे बाइंड होने पर ये रिएक्शन उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, रिएक्शन आगे बढ़ाने का कार्य करता है। अगर इनको ना मिलाया जाए तो इसकी रिएक्शन इसके करवाना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि ये अस्त व्यस्त तरीके से इधर उधर रिएक्शन में इधर उधर भागते रहेंगे और हाइड्रोजन इनकी प्लेट पर जुड़ने से ये आसानी से इससे रिएक्शन होती जाएगी, फटाफट कलरेंट या इंडिकेटर से कलरेंट प्रोड्यूस करवाएगा, अर्थात एथेन बनेगा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का अगर पैलेडियम इनकी प्लेट के साथ अगर हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो सिंगल प्रोपेन प्राप्त होगा, अर्थात एल्केन प्राप्त होंगे। और एल्किल हैलाइडों से एल्किल हैलाइड है उसका अगर हाइड्रोजन और जिंक के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तब ZnCl2 बाहर निकलेगा और CH4 बनेगा। ऊर्जा अभिक्रिया में ड्राई शुष्क ईथर के साथ ड्राई ईथर के साथ अभिक्रिया कराने पर NaBr बाहर निकल जाएगा और एल्केन कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। और एसिटिक एसिड जो है NaOH के साथ CaO के साथ अगर दहन किया जाता है तब Na2CO3 बाहर निकल जाएगा और CH4 का फॉर्मेशन होगा, अर्थात सिंगल एल्केन ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। विद्युत अपघटन अभिक्रिया, इसमें भी CO2 का निष्कासन होगा और Na+H2O को साफ करवाने पर, विद्युत अपघटन करवाने पर यह अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही है, तो एनोड और कैथोड पर जिस प्रकार से होगी। एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है जिस वजह से -2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन CO2 का निष्कासन होगा और CH3 मुक्त मूलक का फॉर्मेशन होगा। और कैथोड पर रिडक्शन होगा क्योंकि H2O से यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करके और H+ OH- में टूटेंगे और H+ H2 गैस में निष्कासित होगा। H2 O2 और CO2 तीनों गैस का निष्कासन होगा। भौतिक गुणधर्म, इसमें एल्केन कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन आबंध के संयोजक गुण और कार्बन हाइड्रोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणता में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, इस वजह से ये एल्केन अध्रुवीय होते हैं। इनमें मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स फोर्स पाया जाता है। दुर्बल बलों के कारण एल्केन के प्रथम 4 सदस्य C1 से C4 तक गैस और C5 से C17 तक द्रव और C18 या उससे अधिक कार्बन युक्त एल्केन 298 केल्विन पर ठोस होते हैं। ये रंगहीन तथा गंधहीन होते हैं। जल में एल्केन की विलेयता के लिए आप यह सोचते हैं पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है जिसका उपयोग स्वचालित वाहनों की ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोल तथा उसके प्रवाजी का उपयोग कपड़ों से ग्रीस के धब्बे हटाने, निर्जल धुलाई के लिए आदि में किया जाता है, अर्थात मिशेल फॉर्मेशन में किया जाता है। लिपिड में अच्छे घुलनशील होते हैं। इस प्रेक्षारोपण के आधार पर ग्रीसी पदार्थों की प्रकृति के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप सही हैं यदि आप कहते हैं कि ग्रीस उच्च एल्केनों का मिश्रण है, अध्रुवीय है, अतः यह जल के विरोधी प्रकृति का होता है, तो विलायकों जल के विरोधी प्रकृति का होता है, अर्थात ग्रीस जल में विलय नहीं होता है, अलग होता है। पदार्थों की विलेयता के संबंध में सामान्यतः यह देखा गया है कि ध्रुवीय पदार्थों के ध्रुवीय विलायकों की जबकि
अध्रुवीय पदार्थों अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ध्रुवीय विलायक जबकि अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलनशील होते हैं, अध्रुवीय अध्रुवीय में, अर्थात समान समान में को घोलता है, अर्थात आयनन आयनन में ही अच्छा मिशेल फॉर्मेशन बनाएगा और लिपिड लिपिड में अच्छा घुलनशील होता है। इसी वजह से जब सेल में कोई सेल की जो बाहरी लिपिड परत है, अगर लिपिड होगा तभी अंदर जा पाएगा। अगर आयनन होगा रिसेप्टर पर, कोई ड्रग्स अगर आयनन प्रभाव प्रदान करेगी तब ये सेल के अंदर नहीं जाएगा। ये सेल बैक्टीरिया की सेल है। विभिन्न पदार्थों के क्वथनांक जिससे यह स्पष्ट है कि आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ उनके क्वथनांकों में भी नियत वृद्धि होती है। यह तथ्य इस पर आधारित है कि आणविक आकार अथवा अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ उनमें आंतरिक प्रवाह बढ़ पेंटेन के 3 समावयव एल्केन पेंटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2 डाइमिथाइल प्रोपेन के क्वथनांकों को देखने से यह पता लगता है कि पेंटेन के 5 परमाणु की एक सतत श्रृंखला को उच्च क्वथनांक 309.1 केल्विन जबकि 2.2 डाइमिथाइल प्रोपेन 282.5 केल्विन पर उबलती है। शाखित श्रृंखलाओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ अणुओं की प्रकृति लगभग गोल हो जाती है, जिससे गोलाकार अणुओं की कम आपसी संपर्क स्थल एवं दुर्बल आणविक बल होते हैं, इसलिए इनमें क्वथनांक कम होता है। अब है ये तो थे भौतिक गुणधर्म। अब है रासायनिक गुणधर्म। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, अम्ल क्षार और ऑक्सीकरण क्रमक अपचय क्रमक पदार्थों की प्रति एल्केन सामान्य निष्क्रिय होते हैं। विशेष परिस्थितियों में एल्केन की अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं, जैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अल्ट्रावायलेट जो HNO फोटोन के द्वारा क्लोरीन को तोड़ा जा रहा है, तब क्लोरीन मुक्त मूलक का फॉर्मेशन होगा और CH4 में हाइड्रोजन से मुक्त मूलक का फॉर्मेशन होगा, जो कि हाइड्रोजन HCl अलग से बनाएगा और CH3Cl का फॉर्मेशन करेगा। यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसी तरह 1 क्लोरीन निकला, 2 निकला, 3 निकला और सारे CCl4 तक HCl का फॉर्मेशन करेंगे और टेट्रा क्लोरोमीथेन बनाएगा। डबल कार्बन अर्थात एथेन का क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाने पर मुक्त मूलक HCl ही बनेगा और मुक्त मूलक CH2Cl का फॉर्मेशन होगा। इसका जो अभिक्रिया की गति है वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का फॉर्मेशन करेगी। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति होती है और जो एल्केन ग्रुप है वो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, अर्थात 3 डिग्री ज़्यादा तीन साइड से प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। इस वजह से 3 डिग्री ज़्यादा स्थायी होगा, अतः 3 डिग्री ही बनाए अच्छे से तुलनात्मक रूप से बना पाएगा। और I2 का बड़ा अणु है, इस वजह से रिपल्शन शो करेगा कम और सबसे कम रिपल्शन शो करेगा और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस वजह से इनका बॉन्ड जो फॉर्मेशन होगा उसका क्रम कुछ इस प्रकार होगा। अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होगी। ये प्रारंभ हुआ, क्लोरीन पहले टूटेगा, लोन पेयर कन्फर्मेशन करेगा, फिर संचरण करेगा Cl लोन पेयर के साथ CH4 के में जो HNO की अवस्था में CH3 मुक्त मूलक और HCl का फॉर्मेशन करेगा, जो कि बाद में CH3Cl और Cl2 HNO के साथ CH3Cl और Cl का मुक्त मूलक का फॉर्मेशन करेगा, जो कि वापस रिएक्शन में साइक्लिक कन्फर्मेशन शो करेगा। और श्रृंखला समापन में क्या होगा, CL मुक्त मूलक जुड़कर वापस Cl2 का फॉर्मेशन करेंगे, CH3 और CH3 जुड़कर एक पार्ट ये भी है एथेन का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि मुक्त मूलक है। अभिक्रिया में कई सारे मुक्त मूलक बनेंगे, क्लोरीन का बनेगा, दूसरे क्लोरीन का बनेगा, अगर यहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का बनेगा, CH3 का बनेगा, CH3 का बनेगा और CH3Cl का बनेगा, जो CH3Cl फॉर्मेशन करेगा, अतः सभी प्रोडक्ट बनेंगे। हालांकि मेजर जो प्रोडक्ट होगा वो CH3Cl होगा, ये माइनर प्रोडक्ट कहलाएंगे, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस शो नहीं कर रहा है और ये साइक्लिक प्रोसेस शो कर रहा है। और जब दहन करवाते हैं एल्केन का O2 की उपस्थिति में, तब CO2 और H2 का निष्कासन होगा और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, जो कि एंथैल्पी ऋणात्मक साइन द्वारा दर्शाई जाएगी किलोजूल पर मोल। ये 2500 और ये 890 किलोजूल पर मोल।
नियंत्रित ऑक्सीकरण। इसमें क्या होता है, कॉपर के साथ 523 केल्विन और 100 वैल्यू CH4 की O2 के साथ अभिक्रिया करवाने पर CH3OH बनेगा। ये नियंत्रित अभिक्रिया है। अगर इसका फर्दर जो ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो यहाँ CHO बनेगा, फिर उसके बाद COOH बनेगा। पर COOH जब बनेगा जब यहाँ कार्बन की 2 कार्बन होंगे, अर्थात अभिक्रिया में हम आगे देखेंगे। और CH4O2 के साथ मोलिब्डेनम MO2O3 के साथ अभिक्रिया करवाने पर HCHO बनेगा और फर्दर रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें एक और कार्बन है नहीं। और इसमें जब 2 कार्बन वाले कंपाउंड लेते हैं, अर्थात एथेन को लेते हैं और ऑक्सीकरण करवाते हैं, तो पहले यहाँ CHO बनेगा ऑक्सीडेशन के साथ, फिर उसके बाद जो ये पॉलीप्रोटिक कंपाउंड जो है CH3 वाले जो कंपाउंड है उससे जुड़ेगा, ताकि ऑक्सीडेशन CHO वाले ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ही ऑक्सीडेशन हो, ताकि COOH बने। यह पॉलीप्रोटिक कंपाउंड CHO से जुड़े हुए CH3 से बाइंड होगा, जो कि रिएक्शन को COOH में ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्प करवाएगा। समझ में आया इस पॉलीप्रोटिक कंपाउंड का यूज़ क्या है, आखिर ये अभिक्रिया में मिलाया क्यों जा रहा है। ऑक्सीडेशन तो मैग्नीशियम और O3 से भी हो सकता था, परंतु ये पॉलीप्रोटिक CCl4 मिलाया जाता है, एथेनॉल मिलाया जाता है, CH3COO- इस तरह से ये मिलाए जाते हैं। COOH का फॉर्मेशन करेगा। समायोगीकरण, इसमें समायोगीकरण कैसे हो रहा है, AlCl3 Cl को बाहर निकलेगा, AlCl4 बनाएगा, H+ यहाँ से निकलेगा और यहाँ से H- बाहर निकलेगा, जो कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा। कार्बोकेटाइन यहाँ पर 5 कार्बन की रिंग में 2nd पोजीशन पर और 3rd पोजीशन पर 2 जगह व्यवस्थित होगा, जो कि रीअरेंजमेंट शो करेगा। अतः 2 मेथिल पेंटेन और 3 मेथिल पेंटेन, ये 2 तरह के कंपाउंड होंगे जो कि आइसोमर्स का फॉर्मेशन करेंगे। ये AlCl3 HCl के साथ अभिक्रिया करवाने पर ये अभिक्रिया होगी। एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन के लिए Cr2O3 V2O5 मोलिब्डेनम डाइट्राइऑक्साइड 773 केल्विन पर 10 से 20 atm पर। यह हाइड्रोजन है, इसका ऑक्सीडेशन करेगा OH 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 और OH। यहाँ पर OH -H2O निकलेगा, अतः डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह यहाँ भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जो कि -H2O का निर्जलीकरण करेगा, एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन करेगा। 6 कार्बन की रिंग ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से शूटेबल होती है, इस वजह से 6 कार्बन की रिंग बनाएगा। बेंजीन टोल्यूइन मेथिल व्युत्पन्न के टोल्यूइन के विचरण के लिए समझेंगे। भाप के साथ अभिक्रिया करवाने पर CH4H2O के निकल प्लेट पर अगर हीटिंग दहन किया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होगा। ताप अपघटन करने पर उसी तरह एल्केनों को उच्च ताप पर गर्म करने पर एल्केनों हो जाते हैं तथा विखंडन एल्कीनों में अपघटित हो जाते हैं तथा अपघटन अभिक्रिया में तापघटन या पायरोलाइसिस भंजन क्रैकिंग अभिक्रिया कहलाती है। 773 केल्विन ताप पर C6H12 और H2 बाहर निकलेगा, C4H8 C2H6 बाहर निकलेगा, C3H6 C2H4 और CH4 बाहर निकलेगा। इसी तरह डोडेकेन को प्लेटिनम PD निकल प्लेट पर 973 केल्विन पर अपघटन करवाने पर हेप्टेन और पेंटीन अर्थात डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और अन्य उत्पाद बनेंगे। स्वरूपण, हम 3 डायमेंशनली किस तरीके से 2 कार्बन को देख सकते हैं, उसका समय उपकरण मोनोडी विकृत टोटोमेरिज्म स्टैंड जो है वो किस प्रकार से होंगे वो इसमें देखेंगे। सोर्स प्रक्षेपण क्या होता है, सोर्स प्रक्षेपण को 2 कार्बन को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है और हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के पीछे खाली जगह है और हाइड्रोजन के पीछे खाली जगह और इस हाइड्रोजन के पीछे ये वाली खाली जगह और इस हाइड्रोजन के पीछे ये वाली खाली जगह है। ये 2 प्रकार से एक के पीछे एक यहाँ पर अगर मिरर लगा दिया जाए तो दोनों सेम होंगे और यहाँ मिरर लगा दिया जाए तो बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। इसी प्रकार न्यूमैन प्रक्षेपण को इस तरह से व्यवस्थित, एक गोला उसके ऊपर 3 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, अतः इस वाले की तरह प्रदर्शित होगा। यह ग्रस्त है और शांतरित रूप में हाइड्रोजन के पीछे खाली जगह है, हाइड्रोजन के पीछे यहाँ एक ही खाली जगह है और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ प्रदर्शित होगा और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ बाहर की तरफ, ये वाला हाइड्रोजन ये बाहर की तरफ और ये वाला हाइड्रोजन अंदर की तरफ। ये डॉट 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 जो निशान है ये अंदर वाले हैं
ये जो रोटेशन है, सोर्स प्रक्षेपण, ये एल्किनो में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड की वजह से आबंध घूम नहीं पाएगा। एल्किन की द्विआबंध की संरचना किस प्रकार की होती है? एल्किनो में सी डबल बॉन्ड सी द्विआबंध, जिसमें एक प्रबल तो सिग्मा होता है। बंध एंथैल्पी उसकी 397 किलोजूल पर मोल होती है, जो 2 कार्बन परमाणु के sp2 संकरण से कक्षकों के सम्मुख अतिव्यापन से बनता है, जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के 2p असंकरित कार्बन कक्षकों के समपार्श्वी अतिव्यापन करने पर एक दुर्बल पाई बंध एंथैल्पी 284 किलोजूल पर मोल होती है। पाई बॉन्ड की कार्बन एकल जो बंध है तो उसकी बंध लंबाई 1.54 pm की तुलना में कार्बन डबल बॉन्ड की बंध 1.34 pm छोटी होती है। आपने पूर्व में अध्ययन किया है कि पायाबंध 2 पी कक्षकों के दुर्बल अतिव्यापन पायाबंध 2 दुर्बल पी कक्षकों के अतिव्यापन के कारण होता है। अतः पाई आबंध वाले एल्किनों को दुर्बल बंधित गतिशील इलेक्ट्रॉनों का स्रोत कहा जाता है। अतः एल्किनों पर उन अभिकर्मकों अथवा यौगिकों जो इलेक्ट्रॉन की खोज में हो का आक्रमण आसानी से हो जाता है। ऐसे अभिकर्मकों को इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। दुर्बल पाई आबंध की उपस्थिति में एल्किनो अणुओं के एल्केन की तुलना में अस्थायी बनता है। अतः एल्केन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के साथ संयुक्त होकर एकल आबंध युक्त यौगिक बनाते हैं, इसलिए ये क्रियाशील होता है। कार्बन द्विआबंध के सामर्थ्य बंध एंथैल्पी 681 किलोजूल पर मोल होती है। एथेन के कार्बन एकल बंध आबंध एंथैल्पी 348 किलोजूल पर मोल की तुलना में अधिक होती है। एथीन अणु की कक्षक आरेख कुछ इस प्रकार से sp2 संकरण से सिग्मा बंध जुड़ा हुआ है और 1s और 1s हाइड्रोजन से नामपत्ति कुछ इस प्रकार से होगी और ये अनुलग्न इन लगाएंगे इसमें। जो इसका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा पायाबंध कुछ इस प्रकार से होगा। ये जो पी कक्षक का लूप बना हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का संचरण हो रहा है, जो कि अतिव्यापन करके यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा कार्बन के ऊपर और नीचे दोनों तरफ। यहाँ इलेक्ट्रॉन की गति फास्ट होती रहेगी, अथवा जैसे कि बिजली कड़कती है, इलेक्ट्रॉनों का संचरण होता है। इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देते पर उसकी रोशनी दिखाई देती है। कुछ इसी तरह इलेक्ट्रॉन घनत्व शो करेगा, अर्थात महसूस कर सकते हैं इसे। और पाइप हाइड्रोजन बंध का प्रतिकर्षण जो रिपल्शन है वो ज़्यादा होगा, इस वजह से 121.7 डिग्री का कोण बनेगा। और हाइड्रोजन रिपल्शन अपेक्षाकृत कम होगा, इस वजह से 116.6 डिग्री का कोण बनाएंगे हाइड्रोजन। इसकी बंध लंबाई 134 pm है। कार्बन की जो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन है, और 110 pm हाइड्रोजन के साथ बंध बनाएगा। इनका जो IUPAC नाम है मेथ एथ प्रोप प्लस इन, डबल बॉन्ड की वजह से इन। इसमें कहेंगे ब्यूट, जिस तरफ से काउंटिंग सबसे पहले तो सबसे लंबी चेन, फिर काउंटिंग उस तरफ से जिस तरफ से प्राथमिकता दी जाए। 1 2 3 4, 1 इन ब्यूट 1 इन। फंक्शनल ग्रुप और इन एन आइन ये सब बाद में लिखा जाता है। पहले फंक्शन जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन की संख्या लिखी जाएगी। 1 2 3, 2 पर तो मेथिल है। अब प्रोपेन 3 कार्बन मेथेट प्रोपेन 1 इन, 1 पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन इन। अब है समायोता क्या होती है? एल्किनों के द्वारा संरचनात्मक और ज्यामितीय समायोता प्रदर्शित की जाती है। संरचनात्मक समायोता क्या होता है? जिसमें संरचनाएं भिन्न भिन्न होती है। C2H4 तथा प्रोपीन C3H6 में केवल एक ही संरचना होती है, किंतु प्रोपीन के उच्चतम एल्किनों में भिन्न संरचना होती है। जैसे कि C4H8 अणुसूत्र वाले एल्किनों में 3 प्रकार की संरचना लिख सकते हैं, जैसे कि ब्यूट 1 इन, मेथेट प्रोप ब्यूट 1 पर इन कंपाउंड, और एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन बीच में भी हो सकता है, इसलिए ब्यूट 2 इन। और सिंगल बॉन्ड या पहले पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के बाद संरचनात्मक जो श्रृंखला है वह दूसरे पर जुड़ने पर 2 मेथिल 2 पर मिथाइल कंपाउंड है, प्रोपेन 1 पर इन कंपाउंड। ज्यामितीय समायोता ये क्या होती है? द्विअबंधित कार्बन परमाणुओं की बची हुई 2 संयोजकताओं के 2 परमाणु या समूह जुड़कर संतुष्ट करते हैं। अगर प्रत्येक कार्बन के जुड़े 2 परमाणु या समूह भिन्न भिन्न होते हैं तो YXC, और जो दोनों कार्बन परमाणु में तो YX और XY द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऐसी संरचनाओं में दिखता है, 2 संरचनाएं दिखती है।
एक तो इस प्रकार से एक्स वाई और वाई एक्स, ये दोनों अलग अलग साइड जुड़े हुए हैं। संरचना क्रम में एक समान दो परमाणु के तथा वायु द्विबंधित कणों के एक और स्थित है और दूसरे क्रम में दूसरी ओर स्थित है। विपरीत स्थिति होती है तथा समायुक्ता दर्शाने के लिए परमाणु के भिन्न स्थितियों के कारण विन्यास भिन्न होता है। अतः ये त्रिविम समायुक्त स्टीरियोमेरिज्म है तथा समान ज्यामिति तब होती है जब द्विआबंधित कार्बन परमाणु का समूह घूर्णन हो सकता है। द्विआबंधित कार्बन परमाणु का या समूह का घूर्णन हो सकता है, किंतु कार्बन कार्बन द्विआबंध के मुक्त घूर्णन नहीं होता है द्विबंध के कारण यह प्रतिबंधित होता है। इस तथ्य को समझने के लिए दो सख्त कार्डबोर्ड के टुकड़े लीजिए, दो कीले की सहायता से संलग्न करिए तथा कार्डबोर्ड के हाथ में पकड़कर दूसरे कार्डबोर्ड को घूर्णन करने पर यह प्रयास कीजिए तो परंतु वास्तव में एक दूसरे कार्डबोर्ड घूर्णन कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि घूर्णन प्रतिबंधित है, डबल बॉन्ड की वजह से नहीं घूम सकते। ये ध्यान रखिए आप। तो अब तक परमाणुओं तथा समूहों के द्विआबंधित कार्बन परमाणु के मध्य प्रतिबंधित घूर्णन के को ज्यामिति प्रदर्शित करती है, अलग अलग ज्यामिति प्रदर्शित करती है। इस प्रकार त्रिविम समायुक्त दो समूहों के एक ही ओर स्थित होते हैं, समपक्ष सिस कहलाते हैं, और दूसरी ओर हो तो ट्रांस कहलाती है, विपक्ष की ओर। जैसे कि एक ओर स्थित है तो यह सिस समपक्ष कहलाएगा, दूसरी ओर स्थित है तो विपक्ष कहलाएगा अर्थात ट्रांस कहलाएगा। और इंडक्टिव इफेक्ट इस तरह से प्रदर्शित करेंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्रॉस कनेक्शन करेंगे और ये इस तरह से देने की कोशिश करेंगे, अर्थात गुणन इस प्रकार का होगा, और ये इस तरह से और ये इस तरह से, अर्थात क्रॉस होने पर गुणन 0 हो जाएगा स्थिर। ये देखिए गुणन किस तरह से है, यहाँ म्यू बराबर 0, ये और ये दोनों क्रॉस करके काट देंगे, और ट्रांस में समपक्ष में सिस में ये इस तरह टोटल गुणन इस तरह से हो जाएगा, म्यू बराबर 0.35 डी, अर्थात ये रोटेशन करता रहेगा, सक्रिय होगा, हाईली रिएक्टिव, ये इनएक्टिव। एल्काइनों के विरचन की जो विधियाँ हैं वो पहले तो लिंडलार अभिक्रमक जो कि लेड, पैलेडियम और चारकोल के साथ करवाई जाती है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगी। और सोडियम NH3 के साथ करवाने पर यह फॉर्मेशन ट्रांस कहलाएगा। ट्रांस कैसे, NH3 Na से H+ जो निकलेगा पहले यहाँ जुड़ेगा, उसके बाद विपरीत दिशा से आकर जुड़ेगा, इस वजह से ये विपक्ष बनेगा। और यहाँ पैलेडियम की जो प्लेट पर हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ जाएंगे और ये एक तरफ यूँ माने कि इसके ऊपर आके रखा जाएगा, जिस वजह से दोनों एक ही साइड जुड़ेंगे, इस वजह से ये समपक्ष में बनेगा। एथाइन के साथ अगर पैलेडियम कार्बन की अभिक्रिया करवाई जाती तो ये भी कुछ इसी प्रकार से बनेगा, और प्रोपाइन की अगर करवाई जाती है पैलेडियम कार्बन चारकोल के साथ, ये भी समपक्ष में बनेगा। एल्किल हेलाइड्स में जब अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ अगर हीट में करवाई जा रही है तो ये E1 और E2 में से दोनों में से एक होगी, और अगर एल्कोहलिक KOH है तो E2 रिएक्शन देगी, और वीक बेस है तो E1 रिएक्शन देगी। E1 रिएक्शन में यहाँ हेलाइड पहले निकलेगा और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और E2 में क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये OH माइनस अदर साइड से यहाँ से H+ निकालेंगे, धीरे धीरे कोशिश करेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में धीरे धीरे आएंगे और हेलाइड कंपाउंड धीरे धीरे निष्कासित होगा, जो KX के रूप में बाहर निकलेगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि ये E2 मैकेनिज्म शो करेगा एलिमिनेशन। ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री फॉर्मेशन में अधिक होगा, और आयोडीन जिसका आकार बड़ा है वो अच्छे से निकल पाएगा, और इलेक्ट्रॉन का स्थायित्व भी आयोडीन में अधिक होगा ब्रोमीन और क्लोरीन की अपेक्षा। सनिधीय डाइहैलाइड जिनमें 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर 2 हैलोजन परमाणु उपस्थित हो सनिधीय डाइहैलाइड कहलाते हैं, अर्थात Br दोनों आसपास अल्फा बीटा पर कार्बन पर जुड़े हुए। सनिधीय डाइहैलाइड जिनके धातु के अभिक्रिया करके ZnX2 अणु का विलोपन करके एल्कीन देते हैं, अर्थात डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाते हैं, जिनके साथ Br2 का फॉर्मेशन निकलेगा और ZnBr2, इसे विहेलोजनीकरण या विहेलोजनीकरण कहते हैं। ये अभिक्रिया ZnBr2 और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर इसी अभिक्रिया को हीट में करवाया जा रहा है तो E1 E2 में से एक होगा, और यहाँ से H+ निकल रहा है, सांद्र है H+, तो H+ इससे अटैक करके H2O का फॉर्मेशन करवाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, जो कि एलिमिनेशन मेथड्स रीअरेंजमेंट शो करेगा और E1 मैकेनिज्म शो करेगा।
और यहाँ से H+ वापस से बाहर निकलेगा, कार्बन एनायन बनेगा जो कि डबल बॉन्ड में फॉर्मेशन करेगा, और ये H+ फिर से रिएक्शन में साइक्लिक रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, अतः एल्किनो का फॉर्मेशन होगा, E1 मैकेनिज्म शो करेगा एलिमिनेशन मेथड। यहाँ H2SO4 की बजाय अगर तनु बेस भी होता तब भी यह E1 मैकेनिज्म ही शो करता। भौतिक गुणधर्म, गुणधर्म में पहले भौतिक गुणधर्म फिर रासायनिक गुणधर्म। पहले भौतिक गुणधर्म, ध्रुवीय प्रकृति के में अंतर के अलावा एल्किन भौतिक गुणधर्मों में एल्किन से समानता दर्शाते हैं। प्रथम 3 सदस्य गैस, अगले 14 सदस्य द्रव, उसके अधिक कार्बन संख्या वाली सदस्य ठोस होते हैं। एथीन रंगीन, हल्की, मधुर सुगंध वाली गैस होती है। अन्य सभी एल्किन रंगीन असुगंधित जल में अविलय, परंतु कार्बन विलायकों जैसे बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर में विलय होती है। आकार में वृद्धि के साथ होने के साथ इसमें क्वथनांक में क्रमागत वृद्धि होती है। तो प्रत्येक CH2 समूह के बढ़ने पर क्वथनांक में 20 से 30 केल्विन पर तक की वृद्धि होती है। एल्किनों के समान सीधी श्रृंखला में एल्किनों की तथा क्वथनांक की समानता की शाखित एल्किनों की तुलना में उच्च होते हैं। रासायनिक गुणधर्म, एल्किन क्षीण बाधित पाई इलेक्ट्रॉनों के स्रोत होते हैं, इसलिए ये योगज अभिक्रिया दर्शाते हैं। क्यों दिखाते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन के स्रोत होते हैं, इसलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन के स्रोत होते हैं। ये में इलेक्ट्रॉन स्नेही कार्बन कार्बन द्विबंध जुड़कर योगात्मक उत्पाद बनाते हैं। कुछ अभिक्रमकों के साथ क्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा भी होती है। एल्किन कुछ विशेष परिस्थितियों में मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कुछ विशेष परिस्थितियों में एल्किन के ऑक्सीकरण और ओजोनिक अपघटन अभिक्रिया प्रमुख होती है। एल्किन की अभिक्रियाओं के विवरण इस प्रकार है। ये ओजोनिक अपघटन सबसे आम से लगता है, जिनमें पहला है संयोजन अभिक्रिया। अगर निकल पैलेडियम के साथ डाइहाइड्रोजन का गैस का योगज करेंगे तब अपचयन हो जाएगा, और उसी प्रकार हेलोजन का संयोजन करेंगे तब Br2CCl4। यह अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही योगज अभिक्रिया का उदाहरण है, जहाँ पर cis अवस्था में दोनों Br2 जुड़ेंगे, Cl2 दोनों cis अवस्था में जुड़ेंगे। हेलोजन का संयोजन, इसमें HBr है। यह HBr इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा, इलेक्ट्रॉन से योगज अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। H+ Br- में टूटेगा, ये सामान्य अवस्था में भी कर लेगा, और यहाँ पर पोलर प्लॉटिंग की आवश्यकता पड़ती है। HBr यहाँ कार्बोकेटाइन जो बनेगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा। HBr इस अवस्था में या इस अवस्था में, दोनों में कहीं भी जुड़ जाएगा, बात एक ही है, दोनों तरफ रिंग समान है, अर्थात 3 डिग्री ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से बना पाएगा। देखिए इसी प्रकार ये मार्कोनिकॉफ का नियम है। कार्बोकेटाइन यहाँ पर कार्बोकेटाइन जो 2 डिग्री बनेगा, और यहाँ कार्बोकेटाइन 1 डिग्री बनेगा। 2 डिग्री ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, और अल्फा हाइड्रोजन की संख्या भी ज़्यादा है, इस वजह से ये ज़्यादा स्थिर होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। रूसी वैज्ञानिक मार्कोफ का नियम जो कहते हैं, इसी यह नियम के अनुसार योज्य जब वह अभिकर्मक जिसका संकलन हो रहा है का अधिक ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर संयुक्त होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। कार्बन पर ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर संयुक्त होता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। इसे इसके अनुसार 1,2 ब्रोमो प्रोपेन अपेक्षित होता है। वास्तव में अभिक्रिया मुख्य उत्पाद, अतः मार्कोनिकॉफ नियम व्यापकरण की अभिक्रिया की क्रियाविधि की अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसकी क्रियाविधि जो है, पहले तो ये H+ Br- में टूटेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन का इस तरह से और इलेक्ट्रॉन का इस तरह से विस्थापन होगा, और यहाँ H+ और यहाँ H+ का जुड़ा होगा, और Br- 1 डिग्री और 2 डिग्री के साथ विस्थापित अभिक्रिया देगा। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहेगा? जो एल्किन कंपाउंड है, ये मुक्त मूलक का फॉर्मेशन करके 1 डिग्री पर ही जुड़ेगा Br। यह पोलर कंपाउंड की वजह से करेगा। यह एंटी मार्कोनिकॉफ नियम HBr पर ही अप्लाई होगा, HCl और HI पर साथ नहीं होगा। 3-4 बातें हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे इसको लेने पर समांतरीकरण पर जो साइड वाला C6H5 है, यहाँ पर मुक्त मूलक बनेगा और 2 CO2 बाहर निष्कासित होगी। C6H5 HBr के साथ समांतरण करके C6H6 और Br- का फॉर्मेशन करेगा। अतः ये जो कंपाउंड है, ये Br- और C6H5 के साथ C6H6 का फॉर्मेशन करेगा, और Br मुक्त मूलक को बाहर निकाल देगा, जो कि 2 डिग्री
और 1 डिग्री, दो तरह के मुक्त मूलक का फॉर्मेशन करेगा। इसमें मेजर प्रोडक्ट 1 डिग्री होगा। 1 डिग्री बनने के बाद HBr के साथ फिर से समांशन करेगा और H यहाँ H जो डॉट है यहाँ जुड़ेगा और Br वापस से रिएक्शन में साइक्लिक फॉर्मेशन में शुरुआत से कन्वर्जन करेगा और यहाँ पर ये अल्प उत्पाद का फॉर्मेशन करेगा। अतः कह सकते हैं कि मार्कोनिकॉफ में तो 2 डिग्री का मेजर प्रोडक्ट होगा और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम में 1 डिग्री मेजर उत्पाद होगा। इसी प्रकार H2SO4 के साथ अभिक्रिया करने पर H प्लस SO4 माइनस जो बनाएगा ये 2 डिग्री और 1 डिग्री दो तरह के उत्पाद बनाएगा, जो कि H प्लस यहाँ जुड़ेगा HSO4 के साथ, ये 2 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा और ये 1 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा। और H2O के साथ H प्लस OH माइनस जो जुड़ेगा, ये कार्बोकेटाइन 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल रहेगा, इस वजह से OH माइनस यहाँ जुड़ेगा। ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ऑक्सीडेशन जब करवाएंगे तब KMnO4 के साथ यहाँ हाइड्रोजन है जो कि OH का फॉर्मेशन करवाएगा, निर्जलीकरण होगा। वापस से लाने पर अगर वापस लाएं तब निर्जलीकरण होगा तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और इसी प्रकार KMnO4 के साथ H2O के साथ करवाई जाती है तब डबल OH का जुड़ेंगे, दोनों सिस पोजिशन से जुड़ेंगे। और KMnO4 के H प्लस के साथ अभी क्या करवाने पर यह डबल बॉन्ड का निष्कासन होगा और CH3COOH फॉर्मेशन होगा। ओजोन के साथ ये एल्डिहाइड ग्रुप और कीटो ग्रुप दोनों का फॉर्मेशन करेंगे। यह किस प्रकार से होगा? ओजोन इस तरह से जुड़ेगा, जो कि जिंक और H2O के साथ ये बंध टूटेगा और O3 का जब यहाँ जुड़ा होगा इस तरह से, तब यहाँ कीटो फॉर्म का फॉर्मेशन होगा और ऑक्सीजन यहाँ से H2O का निष्कासन होगा, तब CHO और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा। अतः एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप का फॉर्मेशन होगा और यहाँ एल्डिहाइड और एल्डिहाइड। उच्च ताप और प्रेरक पर यह डबल बॉन्ड जो है वो बहुलीकरण का फॉर्मेशन करेगा, जिससे पॉलीथीन प्लास्टिक की जो थैलियाँ बनती है वो पॉलीथीन से बनती है। CH3CH CH2 उच्च ताप पर पॉलीप्रोपीन अर्थात PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो भी इन फॉर्मेशन में डबल बॉन्ड के साथ बहुलीकरण का उत्पाद बनाएगी। त्रिआबंध की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है? पहले तो सिग्मा बॉन्ड से तो ये बंधे होते हैं ही है। दूसरा X और Y अर्थात जो X में तो जुड़े हुए होते ही हैं, प्लस Y और Z फॉर्मेशन भी होता है। जैसे कार्बन के जो प्रतिलू बनते हैं, ये तो है Y, पहले तो X से जुड़ा रहता है, ये Y है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है। और Z अवस्था मतलब पेज से बाहर निकला हुआ, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है, अर्थात ऊपर और आगे पीछे दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन, ऊपर और आगे पीछे दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है। यह त्रिआबंध होता है। ये काफ़ी शॉर्ट होते हैं, मतलब कि छोटी जो बॉन्ड अवस्था होती है द्विबंध की और सिंगल बंध की अपेक्षा इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, अर्थात स्थिर अवस्था में होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है स्थिर अवस्था में। विरचन की विधियाँ, ये कैल्शियम कार्बाइड जो ये Br कंपाउंड जुड़े हुए हैं KOH के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है तो अगर हीट नहीं है तो E1 E2 तो नहीं होगी, अतः SN1 SN2 होगी। SN2 इसलिए नहीं होगी, SN1 जो होगी अभिक्रिया SN1 शो करेगा ये, क्यों? क्योंकि पहले तो यहाँ Br माइनस निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि रीअरेंजमेंट अगर आवश्यकता हुई तो शो करेगा, और KOH H प्लस को बाहर निकाल देगा और KBr बाहर निकलेगा, अतः यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सॉरी यहाँ पर एल्कोहलिक KOH है। एल्कोहलिक KOH मतलब हाईली बेसिक कंपाउंड है, अतः E1 मैकेनिज्म शो करेगा। E1 एलिमिनेशन जो कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, Br को यहाँ निकालेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा और H प्लस को यहाँ से निकालेगा जो कि H2O और KBr बाहर निकलेगा और यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और फिर से E1 ही एल्कोहलिक KOH की वजह से एल्कोहलिक KOH नहीं निकाल पाएगा, यहाँ पर NaNH2 जो जोड़ा जाएगा, जिस वजह से Br को बाहर निकाला जाएगा और NH2 माइनस जो कि H प्लस को ये NH2 माइनस जो है वो CH4 से भी हाइड्रोजन निकाल सकता है, इतना पावरफुल होता है ये NH2 माइनस। अतः यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा।
अगर यहाँ पर जिंक लिया जाता है, तो दोनों Br को बाहर निकाल देगा जिंक, जो कि सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, किस वजह से? एल्कोहलिक KOH और NaNH2 की वजह से। इवन मैकेनिज्म शो कर रहा है। CaCO3 के साथ अगर हीट प्रोवाइड करवा देते CO2 बनेगा, और तीन कार्बन के साथ CaC2 और कार्बन मोनोऑक्साइड, CaC2H2O के साथ अभी क्या करेंगे, COH का होल ट्वाइस C2H2 बनाएगा। देखिए यहाँ पर भी ये हो रहा है, NaNH2 के साथ अभी क्या करने पर ये H+ को बाहर निकाल देगा और NH3 का फॉर्मेशन करेगा और Na के साथ आयन का फॉर्मेशन करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक योगजन क्रिया, यहाँ से H+ Z-, पहले H+ जुड़ेगा और Z- बाद में जुड़ेगा, तो ये युग्मित शीर्ष अवस्था से होगी। और डाइहाइड्रोजन का संयोजन अगर H2PD इसके साथ करवाई जाती है तो ये बिल्कुल ही एल्केन में ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल की प्लेट के ऊपर करवाई जाती है, तब प्रोपेन में कन्वर्ट कर देगा। हाइड्रोजन के साथ अगर अभी क्रिया करवाई जाती है तो ये Br जुड़ेगा और फिर से Br2, अगर Br2 एक्सिस में होता है तो 1122 डाइटेट्रा प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्राइब्रोमो प्रोपेन में। HBr के साथ हाइड्रोजन हैलाइड का संयोजन HBr H+B- एल्किन ब्रोमाइड 2 ब्रोमो प्रोपेन। और फिर से अगर करवाई जाती है तो जैसे Br3 और CH3, यह Br3 नहीं Br2 है। अतः HBr के साथ जब संयोजन अभिक्रिया करवाई जाती है तब 2 डिग्री Br का फॉर्मेशन होगा अगर 3 कार्बन है तो, और 1 डिग्री पर H+ जुड़ेगा। जल का संयोजन इसी प्रकार जल का संयोजन H+ OH-, जो OH- है वह एल्किन के साथ रेजोनेंस शो करेगा। अतः यहाँ से H+ निकलेगा, CH3 में जुड़ेगा और यहाँ O- अपने बॉन्ड में डालेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, इस वजह से यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ CH3 का बनेगा। और इसी प्रकार CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH और H2O के साथ अभी क्या करने पर Hg+ H+ और OH- कार्बन कीटोन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। बहुलीकरण में क्या होगा, रिंग पहले तो सबसे बड़ी बात है कि 6 कार्बन की रिंग ही स्थायित्व सबसे अच्छा होगा। अगर 5 मेंबर है 6 की अपेक्षा 5 कम स्थायी होगी और 7 की अपेक्षा 6 ज़्यादा स्थायी होगी। अतः यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है वो यहाँ पर ऋणावेश और यहाँ पर स्लाइटली धनावेश होगा, और यहाँ पर स्लाइटली ऋणावेश, यहाँ पर धनावेश, अर्थात कार्बोएनायन कार्बोकैटायन। एक कार्बोएनायन और कार्बोकैटायन से जुड़कर रिंग का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि डबल बॉन्ड का प्रतिरूप बनाएंगे। ये जो ऑर्बिटल है इनमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व घूमता रहेगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व होता रहेगा। इस वजह से यह जो इलेक्ट्रॉन है उसका चक्रीय वितरण होगा, अर्थात बेंजीन रिंग ज़्यादा स्थायित्व परफॉर्म करेगी क्योंकि यह रेजोनेंस शो करेगी। साइक्लिक एरोमेटिक रिंग से जुड़े हुए हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नामकरण पद्धति, यहाँ पर इस वाले हिस्से को ऑर्थो, यहाँ पेरा और यहाँ मेटा, और इस वाले हिस्से को पेरा कहेंगे तीसरे कार्बन को। तब इनका नामकरण मिथाइल बेंजीन और 1,2 डाइमिथाइल, मतलब कि 1 और 2 पर मिथाइल है और बेंजीन पर अवस्थित है, 1 और 3 डाइमिथाइल बेंजीन या फिर मिथाइल जाइलिन, या फिर 3 पर और तो पेरा मिथाइल टोलुइन कह सकते हैं, और यहाँ पेरा मिथाइल टोलुइन, इस वाले हिस्से को टोलुइन कहते हैं। बेंजीन की संरचना कैसी होती है, कार्बन 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 कार्बन, ये अल्टरनेट क्रम में पाइबंद है जो कि एरोमेटिक है। ये 1 कार्बन 2 3 4, 1 और 2 में डबल बॉन्ड है नहीं, परंतु जो 2 और 3 में जो पाई इलेक्ट्रॉन है यह एरोमेटिसिटी शो करेंगे। यह चौथा और 5वें से का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो चौथे और तीसरे पर आ जाएगा,
और तीसरे और दूसरे पर होने वाला पाई इलेक्ट्रॉन पहले और दूसरे पर आ जाएगा। इस तरह जो पहले और छठे के बीच में जो था वो छठे और पांचवें के बीच में आ जाएगा। अतः ये एरोमेटिसिटी शो करेगा। एरोमेटिक शो करने की वजह से ऐसा लगता है कि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये इसको इस तरह से भी शो किया जा सकता है, इसको इस तरह से भी शो किया जा सकता है। इसको लिखने के अलग अलग तरीके 1 2 3 और 4। इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन का विचरण पूरी रिंग में है, अर्थात इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो कार्बन 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 के ऊपरी स्तर में और निचले स्तर में सब तरफ कार्बन क्लाउड है, सॉरी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन धनी है। कुछ इस प्रकार से ये जो रिंग है इसके ऊपर भी क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, नीचे भी क्लाउड का फॉर्मेशन। ऐसा क्यों होता है? इसके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बंध है, पहले तो सिग्मा बंध से अतिव्यापित होगा, उसके बाद जो पी एक्सिस में जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी प्रतिलूप है, उनमें इलेक्ट्रॉन का संचरण कुछ इस प्रकार से होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और नीचे भी इसी तरह घूमते रहेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह से, जिस वजह से ऐसा लगता है कि ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ना बहुत मुश्किल है। इस वजह से इनकी गति काफ़ी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की, 2.18 इंटू 10⁶ के आसपास होती है, जो कि इस तरह शो करेगा, इस तरह से दिखाई देते हैं। ये अल्टरनेट क्रम में यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पाई बंद हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। एरोमेटिकता क्या होती है? पहले तो समतलीय होनी चाहिए, दूसरा वलय में इलेक्ट्रॉन संपूर्ण विस्थानीकरण होना चाहिए, अर्थात अल्टरनेट क्रम में होना चाहिए इलेक्ट्रॉनों का वितरण। और वलय में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जहाँ n एक पूर्णांक संख्या है, 0 1 2 3। ये हकल का नियम कहलाता है। जैसे यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर कार्बो एनाइन है, सॉरी कैटाइन, एनाइन है, मुक्त मूलक सॉरी लोन पेयर है, जो कि रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात अनुनाद शो करेगा। और यहाँ पर साइक्लो कार्बो कैटाइन, अर्थात 2 रिंग में और 3 रिंग में, तीनों में भी देखते हैं तो यहाँ पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 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 पाई बॉन्ड, अतः फिर से विचलित होंगे, अतः इलेक्ट्रॉन क्लाउड का बर्स्ट होगा इसमें। बेंजीन का विचलन COOH के साथ NaOH के साथ अभिक्रिया करवाने पर COOH हीट के साथ अभिक्रिया करवाने माइनस CO2 अर्थात CO2 गैस को बाहर निकाल देगा, जो कि Na2 COOH के साथ अभिक्रिया करके सॉरी OH के साथ अभिक्रिया करके Na2CO3 का फॉर्मेशन करेगा। और फिनॉल का जो अपचयन है हीट करवाने पर ZNO का फॉर्मेशन करेगा, जो कि बेंजीन रिंग से पहले OH को रिडक्शन करेगा। अगर हीट कुछ ज़्यादा ही हो जाए और जिंक के साथ हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए तब बेंजीन का भी रिडक्शन हो जाएगा। SNO3 H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाने पर यहाँ पर जो OH है, NO2 और OH का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऋणायन और यहाँ पर धनायन। ऋणायन यहाँ के H+ से अभिक्रिया करके -H2 बाहर निकलेगा, जो कि NO2 यहाँ जुड़ेगा। और इस रिंग में वापस से जब इलेक्ट्रॉन H+ बाहर निकलेगा और कार्बोकेटाइन के साथ रिएक्शन करेगा, तब वापस से रिंग का फॉर्मेशन करेगा, NO2 जुड़ जाएगा और H2 को बाहर निकल जाएगा और H+ वापस से रिंग में काम आ जाएगा। हैलोजनीकरण FeCl3 FeBr3 AlC3 के साथ अभिक्रिया करवाने पर यह भी कुछ इसी प्रकार से कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन बनाएगा और Cl- जो है Cl+ से यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, जो कि Cl से अभिक्रिया करके वापस से अब जब इलेक्ट्रॉन अपने रिंग में डालेगा तो कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन दोनों खत्म हो जाएंगे और H+ बाहर निकलेगा और Cl के साथ AlCl4 जो बना था वो HCl बाहर निकल जाएगा और AlC3 फिर से अभिक्रिया में रिसाइकलिंग शो करेगा। H2SO4 भी कुछ इसी प्रकार से SO3 जुड़ेगा, CH3 भी AlCl4 बनाएगा, CH3 के साथ टोलुइन, बेंजीन के साथ CH3 जुड़ेगा तो टोलुइन का फॉर्मेशन होगा। AlCl3
इथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। और कीटो कंपाउंड भी जो कार्बनिक हैलाइड है HCl3 के साथ हीटिंग करवाएंगे तब ये भी यही शो करेगा। और Cl6 के साथ HCl3 का निर्जलीकरण करवाया जाता है तो HCl बाहर निकलेगा और पूरी रिंग में ये 6Cl2 है, अर्थात एक्सिस मात्रा में क्लोरीन प्रोवाइड करवाई गई। इस वजह से बेंजीन पर सब तरफ क्लोरीन ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन की क्रियाविधि है। इसमें पहला जो पद होगा वो इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति होगी पहले तो, अर्थात कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा पहले। उसके बाद कार्बोधनायन का बनना, कार्बोधनायन बनेगा। फिर उसके बाद मध्यवर्ती कार्बोधनायन से प्रोटॉन का विलोपन। देखो ये सब हो रहा है। HCl4 माइनस पहले बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा Cl3 जो कि HCl3 के साथ HCl4 CH3 प्लस, और इसी तरह कीटो हैलाइड के साथ HCl4 बनेगा और यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा। और H2SO4 HNO3 OH के साथ इसमें भी यही अभिक्रिया हो रही है। रिंग में कार्बोधनायन कैसे बनेगा, अर्थात ये जो कार्बोकेटायन है ये वाले ये कैसे जुड़ेंगे। यहाँ से sp3 संकरण पहले तो बॉन्ड विस्थापित होगा, यहाँ कार्बोनायन बनेगा, यहाँ पर कार्बोधनायन बनेगा। कार्बोनायन पर तो E अटैक करेगा और कार्बोधनायन जो बनेगा वो फर्दर रिएक्शन करेगा, आगे कुछ इस प्रकार से रिएक्शन करेगा। और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ घूमते जाएंगे और यहाँ से यहाँ घूमेंगे और यहाँ से H+ जो है वो बाहर निकलेगा। कैसे निकलेगा, प्रोटॉन का विलोपन। यहाँ पर H+ जो बाहर निकला वो AlCl4 माइनस के साथ HCl के साथ बाहर निकलेगा, विलोपन करके HCl बाहर निकलेगा। AlCl3 वापस साइक्लिक फॉर्मेशन में वापस से और बेंजीन रिंग के साथ कार्बोकेटायन और इस तरह का फॉर्मेशन करेगा HCl3 और ये साइक्लिक रिंग वापस बन जाएगी। इस तरह से प्रोटॉन का विलोपन होगा। ये फाइनल स्टेज है। योगज अभिक्रिया। योगज अभिक्रिया क्या होती है, निकल की प्लेट पर हीटिंग के साथ रिडक्शन करवाना, ये साइक्लिक हेक्सेन बन अल्ट्रावायलेट के साथ जो ये योगज अभिक्रिया का उदाहरण है। योगज अभिक्रिया में मुक्त मूलक फॉर्मेशन होता है। एकल प्रतिस्थापन के नीचे प्रभाव, ऑर्थो, पैरा और समूह। ये ऑर्थो और पैरा पर किस तरह धनावेश बनता है, किस तरह ऋणावेश बनता है। देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का स्थापन है, जब मुक्त मूलक लोन पेयर जब बॉन्ड में डालेगा तब यहाँ ऋणावेश आएगा। ऑर्थो पैरा पर ऋणावेश आएगा, यहाँ पर भी ऋणावेश और इस स्थान पर भी ऋणावेश आएगा। देखिए यहाँ पर भी ऋणावेश। अतः हम कह सकते हैं वापस साइक्लिक रिंग 5 स्टेज में जैसी तैसी हो जाएगी। ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन धनी कंपाउंड अर्थात न्यूक्लियस लविंग कंपाउंड, न्यूक्लियोफिलिक, सबसे पहले ऑर्थो और पैरा पर ही अटैक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है। और NO2 जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की तरफ खींचता है तब धनावेश ऑर्थो और पैरा पर ही बनेगा। इस वजह से यह इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देगा। ये -R शो करेगा और जो पिछला वाला था वो +R शो करेगा। इसी तरह रिएक्शंस चलेगी। कैंसर गुण एवं विषाक्तता। बेंजीन और बहु केंद्रीय हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 से अधिक जुड़ी हुई वलय हो विषाक्त कैंसर में जनित कैंसर जनित गुण होते हैं। बहु केंद्रीय हाइड्रोकार्बन तंबाकू, कोल, पेट्रोलियम पूर्ण दहन से बनते हैं, जो मानव शरीर के प्रवेश में विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के DNA के अंतर्गत नष्ट कर कैंसर उत्पन्न करते हैं। कैंसर किस वजह से होता है, इस वजह से होता है। कुछ कैंसर जनित हाइड्रोकार्बन नीचे दिए गए हैं इस तरह के। एक कैंसर जनित हाइड्रोकार्बन है जो कैंसर उत्पन्न करते हैं और तंबाकू वगैरह में पाए जाते हैं, जो DNA को डिग्रेड करते हैं। थैंक यू।